नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द स्पेशल डिबेट। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के हुए सियासी उठापटक की, जिसमें सिद्धारमैया जी की जीत हुई है और डीके जी का सपना टूट गया है। डीके शिवकुमार, उनका मानना था कि रेस में हम ही आगे हैं और सीएम बनेंगे, लेकिन आखिरकार उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाई जो मिलना चाहिए था, यानी डिप्टी सीएम के पद से भी उनको समझौता करना पड़ा। सवाल ये कांग्रेस में क्या, जब अभी भी ऊपर वाला सिस्टम खत्म नहीं हुआ क्या? जब तक किसी का हाथ रहे, किसी का साथ होगा तो वही आगे आएगा। शायद इस जीत के लिए डीके शिवकुमार की उतने ही मेहनत किए थे जितना सिद्धारमैया जी ने किया था। यंग थे, युवा थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, यानी सिद्धारमैया ने बाजी मार ली है। चर्चा करेंगे, बहुत हमारे साथ मेहमान भी जुटेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे कि कथनी और करनी में कितनी अंतर है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि भाई हम लोग को दमखम के साथ रहे और इतनी सीटें 135 से ज़्यादा प्रचंड सीट भी आई, पूर्व बहुमत में सरकार बनाई, लेकिन आखिरकार वही हुआ ना, परिपाठी जो होती है वही होता है। फिर एक बार केंद्रीय नेतृत्व, अब खड़गे जी फैसला करेंगे, राहुल जी फैसला करेंगे, सोनिया जी फैसला करेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है, क्या वही कांग्रेस पार्टी है? बस चेहरे केवल बदले हैं, बाकी सब चीज़ सिस्टम में है। हम चर्चा करेंगे, कई लोग वहाँ से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ में वहाँ जुड़े हैं सुहेल देव समाज पार्टी के, सुहेल भाजपा के सत्येंद्र उपाध्याय। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सत्येंद्र जी, कर्नाटक में तो चलिए कांग्रेस सरकार बना ली, लेकिन कला बरकरार रहा। आज इतना दिन लग गया सीएम चुनने में, और आखिरकार जब ऊपर ने शीर्ष नेतृत्व जो चाहा वही हुआ, यानी सिद्धारमैया की सर पर अगर हाथ रखा गया, पंजा रखा गया, तभी वो सीएम बन पाए। डीके शिव कुमार की मेहनत बेकार चली गई। रमेश जी, देखिए होता क्या है, जब कोई भी चुनाव होता है तो हम किसी को ना एक आदमी को फेस वैल्यू आगे लेकर चलते हैं। तो सिद्धिरमैया जी ऑलरेडी पहले से आपने देखा होगा उनकी फेस वैल्यू है, और वो कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता हैं, ऐसा नहीं है। और डी कुमार जी भी ऐसा नहीं कि नए हैं, लेकिन फिर भी दोनों की सीनियरिटी को अगर देखा जाए तो सीनियरिटी के मामले में सिद्धिरमैया कहीं ना कहीं उनसे आगे थे। रह गई जो फेस वैल्यू की बात करते हैं कि भाई आदमी चेहरा लेकर के जाता है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो प्रदेश में कौन सत्ता संभालेगा। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार मंत्री रहे हैं, कई बार उन्होंने वहाँ की सरकार चलाई है, तो इस वजह से उनको इनके बजाय डीके जी के अलावा एक्सपीरियंस मुझे लगता है ठीक ठाक है। रही बात देश नेतृत्व के चश्मे हमेशा वो लगे रहे, वहाँ पे जनता क्या मांग करती है ये बहुत बड़ी चीज होती है, उनके कार्यकर्ताओं का सपोर्ट कैसा मिल रहा है। तो जब वहाँ से कोई भी जाता है और सर्वे करके लाता है कि भाई किसके पक्ष में कौन कितना भारी है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है सिद्धिरमैया जी कहीं ना कहीं डी कुमारन से ज्यादा आगे निकल गए, जिसकी वजह से खड़गे जी हों, सोनिया जी हों या राहुल जी हों, या जो शीर्ष नेतृत्व की जो टीम बनाई गई है, उस टीम ने इनको आगे ले जा करके सोचा कि इनको बनाने से फायदा है। और एक्सपीरियंस भी है, ऐसा नहीं है, एज एक्सपीरियंस भी होता है, और जो ऑलरेडी सरकार में रहा हुआ हो तो सरकार की हर चीजों को जानता है कि हमें सरकार कैसे चलानी होती है। तो यही मुझे लगता है कि ये सब चीजों को सोच कर करके कांग्रेस नेतृत्व ने जो फैसला किया होगा वो कहीं ना कहीं सिद्धिरमैया जी के पक्ष में जाकर फिट बैठता है। नहीं, जो एक जो चीज होती है ना, कहते हैं कथनी और करने में अंतर होता है। लोग मानते थे अमूमन कि कांग्रेस का चलो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे जी हैं, लेकिन आज भी वही हुआ जो राहुल गांधी, जो सोनिया गांधी चाहते वही होता है। देखिए रमेश जी, ये तो आप भी जानते हैं कि जब किसी को बैठाया जाता है, चाहे वो खड़गे जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, और ये उन लोगों का बड़कपन कह सकते हैं या पार्टी के प्रति समर्पण कह सकते हैं, दोनों चीजें मान ली जा सकती है कि वो अपने फैसले को खुद न कर करके देश नेतृत्व के सामने रखते हैं कि जो राहुल जी कह दें, जो सोनिया जी कह दें। बिल्कुल, तो वही चीजें अभी भी देखने को मिली कि कहीं ना कहीं अध्यक्ष जरूर इनको बना दिया गया है खड़गे जी को, लेकिन जो मेन फैसला होगा, जो मेन इंटरफेयर होगा,
किसको गद्दी पे बैठना है, किसको गद्दी पे नहीं बैठना है, तो ये लगता है कि राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी या जो उनके टेस्ट नेतृत्व की और जो टीमें होंगी जो पहले से फैसला लेते आई हुई हैं, तो वही कर रही हैं। खड़गे जी, जब आपको देखा होगा चुनाव जब हो रहा था तो खड़गे जी के साथ में 2 लोग और भी थे जिनको नकार करके इनको बनाया गया। तो कोई भी पार्टी जो होती है ना, वो चाहती है कि हम उसको बैठाएं जो हमारे सभी लोगों को तालमेल बना के चले और अब जिस नेतृत्व की बात को भी माने, क्योंकि अगर फैसला खड़गे जी खुद लेने लगेंगे तो फिर राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इनकी वैल्यूएशन 0 होने लगेगी। तो उस 0 को बचाने के लिए जब अध्यक्ष बनाया गया तो मुझे लग रहा है ये शर्त जरूर रही होगी कि जो अध्यक्ष बनेगा वो उनको मिला करके, उनकी विचारधाराओं को मिला करके, उनकी बातों को लेकर के ही चलेगा आगे। तो वही चीजें यहाँ पे साफ नजर आ रही है कि डीके जी भी आकर मिलकर गए, सिद्धि रमैया जी भी मिलकर गए, इनका वहां से रिपोर्टिंग भी आई। तो ये जो रिपोर्टिंग है मुझे लगा सिद्धि रमैया जी के पक्ष में आई, इसलिए उनको चांस दिया गया ये। तो दूसरी बात ये थी, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या जो एक रिमोट का जो लगा था कि बट्टा की चले कांग्रेस रिमोट से चलाती है सरकार, तो एक थोड़ा सा कांग्रेस अगर वहाँ जीत मिली है तो, लेकिन कल फिर भी देखने को मिला वहाँ पे हमारे साथ नवनिर्माण सेना के जुड़े हैं, नवनिर्माण सेना के MP कौशिक, बहुत स्वागत आपका। यादव जी, नवनिर्माण सेना नहीं, नवनिर्माण पार्टी। अच्छा सॉरी, नवनिर्माण पार्टी। कौशिक जी, बड़ा सवाल यही है, कांग्रेस की सरकार तो बन गई कर्नाटक में, लेकिन आज भी वही हुआ, डी शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच चल रहा था आगे पीछे का गेम, लेकिन आखिरकार सिद्धरमैया जी को ही बनाया गया वहां पे। तो कांग्रेस में सवाल ये खड़ा होता है, क्या आज भी कांग्रेस के नेता बड़े आला कमान जिसको चाहते हैं उसी की चलती है? जीत हुई है, सर्जरी हुई है, नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, लेकिन उनका भी नहीं चला। देखिए, पूरा फरमान चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, वो फरमान दिल्ली से जारी होता है। हाँ वही चीज, कौन अध्यक्ष है, कौन आराम कर रहा है, यानी अगर गुड बुक्स में दिल्ली के है तो वो चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, वो मंत्री भी हो सकता है, वो अध्यक्ष भी हो सकता है। और ये इतिहास केवल बीजेपी का नहीं है, ये कांग्रेस का शुरू से ही है। और ये गलत परंपरा है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है उस व्यक्ति को दरकिनार करके अगर तीसरे व्यक्ति को या दूसरे को आगे किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। वैसे ये मामला कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला वो जिसे चाहे बना सकते हैं, लेकिन ये परंपरा दुरुस्त नहीं है। सवाल तो यही खड़ा होता भाई, स्थानीय नेतृत्व इस बार चुनाव लड़ा गया, स्थानीय मुद्दे ज्यादातर थे, जैसे बजरंग दल पे बैन लगाना। अब यादव जी, आवाज डबल आवाज आ रही है तो उस दिन की तरह। अच्छा, एक सेकंड। अमूल कह सकते हैं कि जैसे इनकी छोटे छोटे मुद्दे थे, स्थानीय स्तर पे चुनाव लड़ा गया था, लोकल जो समस्याएं थी, तो कहीं ना कहीं लगेगा नहीं लोगों के साथ एक छलावा हुआ है। वो लोग डी शिव कुमार की तरफ लोगों का ये था कि भाई युवा हैं और CM बनेंगे तो बात कुछ और होती। यादव जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ कौशिक, लेकिन मेरी आवाज मुझे ही सुनाई देती। आप खुला होगा गेम, आप खुला, दो मोबाइल खुला है क्या? 2 मोबाइल, तभी हो सकता है वहाँ 2 ऑडियो आ रही होगी, एक कम कीजिए। हाँ, आप मुझे लगता है कि किसी का माइक हाँ खुला हुआ है, माइक खोल लिया होगा, माइक म्यूट करवाइए। हाँ माइक म्यूट कर लीजिएगा। बधिर आपको आ रही है आवाज? हाँ देखिए, बोलिए जी। आप ठीक है? हाँ नहीं, अब भी आवाज वैसी आ रही है यादव। अच्छा, आप बोलिए, हम देखते हैं, यहाँ से दिखाते हैं टेक्निकल इशू। आप दोबारा रिपीट करेंगे? आप क्या मतलब यही था, जैसे वहाँ कर्नाटक के चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया था, बहुत ज्यादा जो लोकल चीज थी वो पर फोकस किया गया था।
तो अगर डी शिव कुमार ने घर घर जाके मेहनत की तो उसका मेहनत तो पानी मिल गया ना। लोकली होते हैं, जब लोकल मुद्दे कोई भी पार्टी उठाती है तो उसका बेनिफिट उसको मिलता है। जब कोई भी चुनाव कोई भी पार्टी लोगों की समस्याओं को मद्देनजर होकर के चुनाव लड़ेगी, उनकी समस्याओं को प्रायोरिटी देने की कोशिश करेगी, तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आता है। और बीजेपी का जो डंका पीटने का स्टाइल है, इनके डंके को लोग जान चुके हैं। डंका पति जिस प्रकार से डंका पीटते हैं उनको पहचान चुके हैं, इसलिए लोग इनकी बातों में आगे ऊपर वोट किया। कर्नाटक के अंदर बेरोजगारी के ऊपर वोट किया, भाईचारे के ऊपर वोट किया। जो लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये करते हैं उनको एक्सपोज कर दिया कर्नाटक की जनता ने, और ये केवल शुरुआत भर है। कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में इसका जो मैसेज है पूरे देश में जाएगा। अब जो गोदी मीडिया की रिपोर्ट आप देखते ही होंगे, जो बेसिक मुद्दे हैं वो नहीं उठाते। जो न्यूज़ चैनल है वो लोगों के जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाने का काम उसके माध्यम से किया जाता है। इवन के मैं जो नेशनल मीडिया को मैं देखता नहीं हूँ, कारण उसका ये है केवल ये कसीदे पढ़ने का काम करते हैं। जो बेरोजगारी की बातें हैं उसको नहीं उठाएंगे, सड़कों की खस्ता हालत है उसके मुद्दे नहीं उठाएंगे, भाईचारे के मुद्दे नहीं उठाएंगे, केवल हिंदू और मुसलमान करने का काम ये लोग करते हैं। इसलिए लोगों को सजग होना होगा, और कर्नाटक की जनता सजग हो चुकी है। उनकी देखा देखी प्रदेश के अन्य लोग भी सत्ता परिवर्तन करेंगे। वैसे भी 15 स्टेट में बीजेपी है ही नहीं। 15 स्टेट नहीं है। या तो आप ये देख लो, इनकी जो पूरी मेजोरिटी केवल गुजरात के अंदर है या उत्तर प्रदेश के अंदर है। वरना इन्होंने दूसरी सरकारों को चोरी किया है। चोरी सरकार चलाने वाले लोग हैं ये। मैं उस दिन भी ये बात कह रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन कितने दिन हो चुके हैं जंतर मंतर पर 23 दिन ज्यादा हो गया, 24 दिन। बीजेपी में जो चला गया वो गंगा जी नहा जाता है। आपने इसका चुनाव आयोग का देखा क्या? यानी ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बनाने का काम करते हैं, वो डंडा चल गया सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन ये सत्ता के खनक के आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। जनता सब देख रही है यादव जी। जैसे जैसे अन्य प्रदेशों में चुनाव आएंगे इनका टुकड़ा साफ होता चला जाएगा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान में आज की डेट में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन हालांकि राजस्थान के अंदर एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए आसान रास्ता राजस्थान का नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से ये काम करते हैं, भाईचारे को खत्म करने का काम करते हैं, किसानों को आतंकवादी बताने का काम करते हैं, बेटियों के साथ अन्याय करने वालों को अपनी गोदी में बिठाते हैं। ये देश की जनता बखूबी तौर पर इनको जान चुकी है। रोजगार देने की बात करके आए थे, लेकिन लोगों के रोजगार छीन दिए। देश की प्रॉपर्टी को बेचने का काम किया। यानी कोई भी कार्य हो
केवल लोगों के माइंड को वाश करके अपने साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिए और पूरे देश की जनता को लूटने का काम ये बीजेपी के लोग करते हैं। जी हौसला जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोकदल से ओंकार सिंह जी। ओंकार सिंह बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। ओंकार जी देखिए, आखिरकार कर्नाटक में कलह तो खत्म हो गया किसी तरह, आज नाम हुआ, घोषित हुआ, सिद्धारमैया जी बाजी मार गए, तो सीएम वही बनेंगे, 20 को शपथ ग्रहण समारोह भी है। तो क्या वो चीज हरियाणा में भी दिखेगा? रमेश जी देखिए, बहुत अच्छी बात है, कर्नाटक में कांग्रेस ने ऐतिहासिक दी और उनका ये कलह खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की स्थितियां कर्नाटक की स्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। हरियाणा में क्या है, एक व्यक्ति अपना प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी पर बनाना चाहता है और दूसरे 2-3 व्यक्ति जो है, शैलजा जी लगा लो, किरण चौधरी लगा लो, सुरजेवाला लिखा लो, सारे उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, आप कोई भी काम कर लीजिए, तालमेल बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं होगा, हाँ आवाज कोई माइक रमेश जी, अगर तालमेल नहीं होगा, पारिवारिक निर्णय भी ठीक नहीं होते। अब यहाँ पे तालमेल की कमी है। मैं बीच में मेरे भाई साहब बोल रहे हैं, या तो ये बोल रहे हैं, मैं बोल नहीं, आवाज नहीं क्लियर आ रही थी उनको, आवाज कहीं माइक खुला होगा किसी का। तो रमेश जी, मेरा कहना मतलब ये है, जब तक तालमेल नहीं होगा, हम एक छोटे से मैच का उदाहरण लेते हैं, फुटबॉल मैच है, क्रिकेट मैच का उदाहरण ले लें। दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी ले लो एक ही टीम में, लेकिन आपस में तालमेल नहीं होगा तो गोल नहीं होगा। आपस में तालमेल नहीं होगा तो विकेट नहीं उड़ेगी। इसलिए तालमेल बहुत जरूरी है। जहाँ तक हरियाणा कांग्रेस का सवाल है, इनमें तालमेल की कमी है। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्टार्टिंग मतभेद से होती है। मतभेद के बाद आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना होती है, उसके बाद मनभेद तक बात पहुंच जाती है। जब मनभेद हो जाता है तो फिर पार्टी कोई भी सफलता हासिल नहीं कर पाती। आप देखिए, हरियाणा में कांग्रेस के 31 एमएलए थे और राज्यसभा का मेंबर आजाद उम्मीदवार बन गया। कैसे हो गया ये सारे का सारा तालमेल की कमी। इनके 31 एमएलए होते हुए भी ये विपक्ष का रोल नहीं अदा कर पाए और इनेलो का मतलब एक विधायक, फिर भी उन्होंने विपक्ष का रोल बहुत संजीदगी से सड़क से लेकर विधानसभा तक जनता के प्रत्येक मसले को उठाकर आने वाले समय में कांग्रेस अगर गुटबाजी का यूं ही शिकार हुई रही तो हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। हरियाणा में एकमात्र पार्टी इनेलो रह जाएगी जो जमीनी स्तर पर अपना काम कर रही है और जमीनी स्तर पर जनता के बीच में जा रही है, जनता उनसे जुड़ भी रही है। अब कोई भी चीज हो, छोटे से छोटा चुनाव ले लीजिए, जब तक कार्यकर्ता आपस में तालमेल नहीं रखेंगे, आपस में विश्वास नहीं रखेंगे, तब तक बात नहीं बन पाती। हरियाणा में तो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, सबकी आपस में खटकी हुई है। 2 नेता भी इकट्ठे नहीं बैठते। आप कुमारी शैलजा को, हुड्डा जी को, सुरजेवाला जी को, किरण चौधरी को एक मंच पर ला के दिखा दो, हम इनकी सारी बात मानने को तैयार हैं। एक मंच में आने को तैयार नहीं है। तो आने वाला 2024 का जो समय है, और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी चाहती यही है, बीजेपी यही चाहती है कि सारे नेता अलग अलग रहें और ये सारे बीजेपी के इशारे भी चल रहे हैं। अब हुड्डा साहब बीजेपी के इशारे भी, तो आप देखिए जब विधानसभा का सत्र होता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कोई भी जनहित की आवाज उठाते हैं तो उनको नेम किया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष ने इस बार 2 बार नेम किया। क्या कांग्रेस का उनको फर्ज नहीं बनता था एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का साथ चाहे ना देते, विपक्ष होने के नाते उनके साथ खड़े होते ताकि उनका नेम ना किया जाता। लेकिन वहाँ पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकुले सुनाने की बात कही और कितनी अजीब बात है, विधानसभा में जनता की समस्याएं उठाई जाती हैं, कोई शेरो शायरी और चुटकुले नहीं सुनाए जाते। अगर तो शायरी और चुटकुले सुनाने का इतना ही शौक है तो मुशायरा रख लीजिए, हम जैसे लोग भी आ जाएंगे और भी बहुत लोग आ जाएंगे। ये बात है, कांग्रेस की जो आज फूट है वो जनता के सम्मुख है और इस फूट के चलते कांग्रेस कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा जी। बहुत स्वागत आपका। विश्वनाथ जी, बड़ा आज सिद्धारमैया को आखिरकार सीएम वही बनेंगे, फैसला कांग्रेस ने लिया, 4-5 दिन तक चलता रहा मसला, लेकिन जिस तरह माना जा रहा था कि चलो अध्यक्ष
बदले हैं, खड़गे जी को बनाया गया है, तो कहीं कहीं कांग्रेस की थोड़ा सर्जरी हुई है और उनको जीत हासिल हुई है। लेकिन जिस तरह से ये आज जो फैसला लिया गया कि आला नेतृत्व ही करेगा, उसमें का मुहर लगा दी सिद्धारमैया जी को, तो कहीं कहीं कांग्रेस में अभी भी वही कल्चर हावी है। सिद्धारमैया और रमेश उन दोनों में कुमार दोनों थोड़ा सा फर्क है। ये आवाज हमारी वो कर रही है। हाँ, आवाज मिल रही है आपकी, लेकिन गूंज रही शायद, आवाज मिल रही। फिर से उठा लो, करूँ। हाँ, आवाज आ रही है क्या विश्वनाथ जी? आवाज नहीं पर तो सत्येंद्र जी सवाल, अच्छा ठीक है, चलिए अब क्या लगता है यूपी में भी कांग्रेस कुछ ऐसा कर पाएगी, या आप लोग क्या चाहते हैं मिलके कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि एक बार मौका मिल सके विरोधियों को, या फिर सत्ता में एक मौका मिले आने का? देखिए रमेश जी, कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसके अपने सैद्धांतिक तरीके होते हैं, अपना एजेंडा होता है और ठीक है अपना विचार होता है। रह गई बात उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो छिपी हुई नहीं है। अब आप निकाय चुनाव में ले लीजिए, तो निकाय चुनाव में कांग्रेस की स्थिति है कि इनके जो पार्षद उम्मीदवार खड़े थे कई कई जगह तो वो मतलब कि 2 अंकों में भी है, 2 अंक में है, मतलब 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाए। तो ऐसे में क्या कांग्रेस ये कह सकती है कि भाई आगे वाले जो चुनाव है उनमें वो लड़ पाएगी? कोई भी पार्टी अगर 100 को क्रॉस नहीं करती है तो इसका मतलब कि वहाँ उसका संगठन या वो कमजोर हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहले तो विचार की बात आती है कि विचारधारा, जो चीजें हमारी पार्टी स्वर्गीय भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मांगे रखते हैं, जो पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अति दलितों की बात करते हैं, तो क्या कांग्रेस उस चीज को सपोर्ट करेगी? हमारी लड़ाई किसी पार्टी और विशेष कर से किसी दल से नहीं है, हमारा तो सीधा मैनिफेस्टो की जो लोग अपने अधिकार से वंचित रह गए हैं उन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी नीतियां सरकार बनाती हैं जो कि लोगों की जरूरतें हैं वो उनको मुहैया कराई जानी चाहिए। शिक्षा में आप देखिए, शिक्षा में बड़ा भेदभाव, शिक्षा में लेकर के आप देखिए ना, जो टीचर आज के टाइम में भर्ती होते हैं कितनी परिश्रम से हो जाते हैं, लेकिन आजकल सरकारी स्कूलों की हालत आपको पता है कैसी है, बच्चे नहीं है, अगर बच्चे जाते भी हैं तो मिड डे मील के लिए जाते हैं। तो क्या यूपी की ही तस्वीर थी क्या जो मतलब देखा जा सके? तो जैसे भी जो भी पार्टी सत्ता में होती है और सत्ता में रहते हुए वादे किए जा सकते हैं, लेकिन उन वादों को पूरा करने में काफी टाइम लग जाता है और मुझे लगता है कि सरकार तो चली जाती है। रही रमेश जी बात कांग्रेस की यहाँ पे, तो कांग्रेस में अंतर कला आपको दिल्ली से लेकर के हर स्टेट में जिस भी प्रदेश में जाएंगे वहाँ आपको मिलेगा। इनमें 3 गुटों में बटी हुई है। युवा जो है वो अपने आप को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से चले, नेतृत्व जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए नहीं आता। जबकि दूसरी पार्टियों के अंदर देख लो, कभी भी अगर कोई नाराजगी होती है तो बड़ा एक दल जाता है, बड़ा मतलब पैनल बनाया जाता है, वो पैनल कष्ट में करता है या बुलाया उनसे बातें होती हैं, बातें होने के बाद समझाया जाता है कि भाई नहीं, विचारधारा से अगर आप जुड़े हो तो विचारधारा को लेकर के आगे चलना होगा। अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो कहीं न कहीं शुरुआत तो और यही स्थिति आपने देखा कर्नाटका में चुनाव जीतने के बाद से लेकर के अब तक जो स्थितियां रही तो काफी विपरीत रही। कभी वो मिलने जाते थे, कभी वो मिलने जाते थे, तो कभी वो कह रहे थे। देखिए चाहे कुछ भी कोई कहे, भारतीय जनता पार्टी की एक बात देखिए आप, उनका चाहे नेता कितना भी नाराज हो, लेकिन वो मीडिया में आकर के बयानबाजी नहीं करता, वो पछता है, मन में गुस्सा होता है, सब कुछ होने के बावजूद एक फ्रेश लिंक भिजवा दीजिए तो ये जो हमिंग हो रही डबल आ रहा है ये बंद हो जाएगा। अच्छा हम दे कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी भी कोई बात क्लियर नहीं हो रही है। ठीक हम दे रहे। हाँ बोलिए।
हाँ, तो वही कह रहा हूँ रमेश जी, जिस तरह से मतलब ये चीजें होती है ना, भेदभाव वाली स्थितियां होती हैं, बड़ा जो है छोटे को नहीं मानता, छोटा जो है बड़े को नहीं मानता, तो इससे जो एक तरह से पार्टी का जनाधार है दिखता रहता है। और यही चीज देखिए, अगर अच्छा रही बात कर्नाटका जीते हैं तो इतना उत्साहित भी नहीं हुआ कि कांग्रेस को, कांग्रेस वहां पे जनता के मन में वो बातें फैलाने पे सक्षम रही जो वो कहना चाहती थी, या चाहे जो उसका मैनिफेस्टो था उसको बताया उसने। लेकिन एक चीज फिर मैं कहूंगा, मैं पीछे भी आपसे कह चुका हूँ, ये जो फ्री की राजनीति, जो फ्री बांटने की राजनीति करके ये लोग जाते हैं, तो चुनाव आयोग को इस संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो फ्री में जो ये लोग घोषणाएं करते थे, कोई भी दल, सारे दलों की बात मैं करता हूँ, उन दलों को मैनिफेस्टो को मना के उससे बात करनी चाहिए कि भाई ये फ्री की जगह क्या आप अपने बातें दोगे या आपका एजेंडा क्या है, अगर इसको आप दोगे तो कहाँ से पैसे लाओगे। तो ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जनता फ्री के चक्कर में वोट दे देती है, लेकिन बाद में मुझे लगता है वही जनता परेशान होती है और वही नेता उनसे मिल नहीं पाते। तो जो फ्री की रेवड़ियां जो शुरू हुई है ना सर, उसी पे दिल्ली की सरकार चल रही है, उसी पे आपको देखेंगे हिमाचल की सरकार चल रही है। आप वही देखेंगे कि वहां से आपके बगल में राजस्थान है, राजस्थान की सरकार भी वैसे चल रही है। तो अब वही कर्नाटक की स्थिति होगी। तो अगर हर स्टेट फ्री की राजनीति करने लगेगा तो आखिर हम कहीं श्रीलंका और पाकिस्तान वाली स्थिति में तो नहीं आ जाएंगे। ये भी जितने भी दल हैं उनको समझना चाहिए कि भारत जो पीछे गुलाम था फिर गुलाम ना बनाए, एक सिस्टम बनाए, सिस्टम के हिसाब से किया जाए, केवल फ्री बांटने की बातें न की जाए। मतलब विश्वनाथ जी बने हुए, विश्वनाथ जी सवाल यही है, सिद्धरमैया जी को ने बाजी मार ली है, डीके शिव कुमार जी का सपना टूट गया, यानी कहीं न कहीं लग सकता वही एक बार कांग्रेस में वही कल्चर फिर दिखाई दे दिया, वीआईपी कल्चर, ऊपर से ही नेता चुन के आया। ठीक है, देखिए रमेश जी, जो निर्णय हुआ है सिद्धारमैया को चीफ मिनिस्टर बनाने का और शिव कुमार को बनाने का, इसके अलावा कांग्रेस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो सिद्धारमैया को नहीं बनाते तो उनके लिए स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती। सिद्धारमैया पहले भी जेडीएस में रह चुके हैं, विश्वसनीय नहीं होते। दूसरी चीज, उनकी जो विश्वसनीयता है वहां पर बहुत ज्यादा है, वो इनके कंपैरिजन में, शिव कुमार के कंपैरिजन में बड़े मार्क्स लीडर हैं, जाति के हिसाब से भी अच्छे हैं, मतलब हैवी वेट पड़ते हैं। दूसरी चीज, विधायकों का बड़ा समर्थन उनके साथ, यानी अगर उनको मौका नहीं मिलता तो कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा खतरा हो सकता था। दूसरा, डीके शिव कुमार के लिए, वो कांग्रेस के पुराने लॉयलिस्ट हैं, यानी कहें गांधी परिवार के लॉयलिस्ट। गांधी परिवार को छोड़कर जाने की संभावना नहीं तो जब उनके खिलाफ ईडी के जरिए की जांच की तो वो पार्टी छोड़ सकते थे। बहुत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न है और कांग्रेस को फंडिंग करते रहते हैं। और क्योंकि सोनिया गांधी ने डायरेक्टली उनको आश्वासन दिया, फोन करके आश्वस्त किया, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मिलेंगे डिप्टी सीएम के साथ ही उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जो भी डिप्टी सीएम का पद होगा। ऐसा नहीं, पहले चर्चा हो रही थी कि डिप्टी सीएम हो जाएंगे तो डिप्टी सीएम की अहमियत बनी रहे, इसलिए एक सिंगल डिप्टी सीएम होगा और मुख्यमंत्री का कार्यकाल 22 साल का होगा। यानी आज परिस्थितियां क्या होती है तो आने वाले समय बताएगा। एक चीज जरूर है, अब सवाल ये है कि इस निर्णय का, कांग्रेस के इस निर्णय का या कांग्रेस की सरकार का राष्ट्रीय राजनीति को क्या प्रभाव पड़ना है। इसका प्रभाव दूरगामी होने जा रहा है। कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ेगी, कांग्रेस के लिए विपक्ष का सुर, ताल, भाषा सब बदली है। इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष को कंप्लीट कंटिन्यूटी मिली है। उनको लग रहा है कि 2024 के लिए वो एक टीम के रूप में काम कर सकते हैं और बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने को रोकने का प्रयास कर सकते हैं मजबूती के साथ। वो विपक्ष
जो अब तक कांग्रेस को राहुल गांधी के कारण दूरी बनाकर चल रहा था और उन्हें राहुल गांधी एक स्थिर पर्सन नजर आ रहे थे, उनके सुर बदल रहे हैं। अब उन्होंने विपक्ष से, स्पेशली ममता दीदी का और प्रपोजल था कि कांग्रेस को दो संसदीय सीटों पर फोकस करना चाहिए जहां बीजेपी के सीधे 29 टक्कर है। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि इससे कांग्रेस को थोड़ा लाभ जरूर है कि कांग्रेस की स्वीकार्यता बढ़ी। तात्कालिक रूप से राहुल गांधी जो पूरे नेशनल पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम से बाहर हो गए थे, उनको विपक्ष ने थोड़ा स्वीकार कर लिया है। हालांकि अगर कर्नाटक को छोड़ दीजिए तो राष्ट्रीय राजनीति में इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा है रिजल्ट के वजह से। वहीं कर्नाटक में भी लोकसभा चुनाव को लेकर इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तय मान। दोनों चुनावों का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है। जब स्टेट पॉलिटिक्स की एक अलग स्ट्रीम लाइन होती है, नेशनल पॉलिटिक्स की अलग स्ट्रीम लाइन होती है। प्रधानमंत्री मोदी जब अपील करते हैं लोकसभा चुनाव के लिए तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है, और विधानसभा चुनाव के लिए अपील करते हैं तो विधानसभा में पार्टी के नेताओं का, उनकी पार्टी के नेताओं का जो कुल जो सामर्थ्य होती है उसमें 2-5% वोट शेयर बढ़ा देते। कहने कह सकते हैं कि वोट बैंक में भी सिद्धमारी होती है। ओंकार जी, इस बार चुनाव को किस वे में ले रहा है? इस बार के चुनाव को आपका इंडियन नेशनल लोकदल जेजेपी, क्या अगर जेजेपी से अगर मिलना हो तो मिलेंगे आप लोग? देखिए रमेश जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कि किसी भी कीमत पे दुष्यंत को, ठीक है, इनेलो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हाँ, कांग्रेस या कोई अन्य दल प्रदेश करना चाहेगा तो मुझसे करेंगे। और कर्नाटक के चुनाव से एक बात स्पष्ट हो गई है, जनता ने बीजेपी को नकार दिया। अच्छा। और आने वाले समय में यही स्थिति देश में और देश में भी। नहीं, कभी कभी होता है ओंकार जी, जब कोई बड़ा गेम जीतना होता है ना तो 1-2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। ये ऐसा तो नहीं, बीजेपी की एक रणनीति है, इसी का हिस्सा ये भी है। विश्वनाथ जी, ठीक है। सारे लोग लैंडिंग हमसे पूछ रहे हैं। हाँ। रमेश जी, मुझसे कहना आपने गोरखपुर में चुनाव हुआ था, उसमें हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोगों ने राजनाथ सिंह से क्वेश्चन किया था कि आप बीजेपी गवर्नमेंट रहते हुए अगर चुनाव हार दी, क्या लगा आपको? तो उन्होंने एक बात कही थी कि लंबी जीत दर्ज करने के लिए 2-4 कदम पीछे भी हटना पड़ता है कभी कभी। देखिए, उसको मैं ये नहीं मानती। मेरा मानना है कि देखिए, कोई पार्टी जानबूझकर चुनाव नहीं हारती है। परिस्थितियां होती हैं, उससे सीख लेकर के फिर आगे का निर्णय लेती है। तो नहीं, कभी होता है इसलिए खड़ा हो रहा है, इस पे खड़ा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मौका मिला, कांग्रेस सरकार बना रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम वो ठिकाना तो नहीं खोल पाएगी कि ईवीएम हैक कर दिया गया, लोकसभा में ये हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में ये होगा। नहीं, ये इसका स्वरूप जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीजेपी ने जानबूझ करके किले को हारा हो, ऐसा नहीं है। कम से कम कर्नाटक जैसा राज्य बीजेपी नहीं हारेगी। और इस चीज के लिए कि केवल उनको ये लगती ईवीएम ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसे मैं कुतर्क की श्रेणी में रखता हूँ। हाँ, ये बात सही है कि इससे ईवीएम के ऊपर लग रहा आरोप धुल जरूर जाएगा, लेकिन इसको बोलने के लिए बीजेपी हारी है ऐसा कहना गलत है। बीजेपी की पॉलिसीज वहां पर या बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी थी वहां पर काम नहीं की।
वहां पर उनके पार्टी लीडर की अपील कमजोर थी। बीजेपी के जो पार्टी के प्रभारी थे उनका येदियुरप्पा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। कुल मिलाकर के बीजेपी वहां पर कम से कम स्टेट यूनिट बहुत मजबूती से नहीं लड़ रही। इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी अगर जीत जाते तो जरूर राज चलेगा। क्यों? परिस्थितियां विपरीत थी। आपने देखा होगा येदियुरप्पा नजर नहीं आ रहे। हमने आपसे एक बार चर्चा भी की थी कि वहां के जो वोटिंग पैटर्न है वो अलग है। नेता के साथ वोटर शिफ्ट होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नेता चला जाए और पार्टी के नाम पे वोटर आ जाए। ऐसा नहीं है वहां पर। तो वहां पर येदियुरप्पा पूरे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से पीछे चले गए थे। जब मोदी जी जाते थे तो नजर आते थे, अन्यथा उनके दर्शन नहीं होते। एक चीज और वहां के लिए महत्वपूर्ण हुई, या तो क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि येदियुरप्पा के सुपुत्र अपनी सीट से जीत गए। वो एक बड़ा विवाद थे। येदियुरप्पा उन्हीं को स्थान दिलाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी से विद्रोह भी किया। इसी के लिए उन्होंने राजनीतिक जीवन से संन्यास घोषणा भी की। लेकिन उनको टिकट देने में हीला हवा में से वो नाराज थे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज उनके सुपुत्र को करीब 83,000 वोट मिले लगभग। जो कांग्रेस का पुराना व्यक्ति जो वहां पे लड़ना चाहता था उससे करीब 80,000 वोट मिले। कांग्रेस ने जिसको अभी टिकट दिया था उसके करीब 4,000 या 8,000 वोट। दोनों वोट्स को जो पुराना प्रत्याशी था और कांग्रेस प्रत्याशी से जो अभी वोट मिले जोड़ दीजिए तो करीब 88,000 वोट बनते हैं। बीजेपी के प्रत्याशी येदियुरप्पा के 83,000 वोट मिले। यानी येदियुरप्पा का बेटा जीत नहीं सकता था अगर भी कांग्रेस अपने ओरिजिनल कैंडिडेट को चाहती। यानी वहां पर बैकस्टैबिंग हुई। वहां की देखिए, अगर आप देखेंगे डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच हुई उसमें सिद्धारमैया का बयान होता। राजनीति में ये सब चीजें बड़ी बेसिक हैं। तो सिद्धारमैया ने उनको मैं जहां तक समझता हूँ बिना कोऑर्डिनेशन के ऐसा नहीं संभव है कि वहां पर इतना कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस उतारे। तो राजनीतिक रूप से बीजेपी ने बड़ी गलतियां वहां पर की। यानी कहीं न कहीं कह सकते हैं आप सिद्धारमैया अगर आज सीएम बने हैं तो इसमें भी येदियुरप्पा जी का बहुत रोल है। और येदियुरप्पा जी शायद दिल से चुनाव किसी से का साथ ही नहीं दिए, कहीं ऐसा तो नहीं वितरघात कर दिया येदियुरप्पा जी? बिल्कुल, येदियुरप्पा पूरे चुनाव से पीछे रहे। आपने कहीं भी उनकी रैली में उनको नहीं देखा होगा सिवाय प्रधानमंत्री के साथ रैली। वो चुनाव लड़े नहीं। ये बीजेपी यहाँ पर बड़ी गलती थी उसके चुनाव के शुरुआत से और बाद तक पूरे चुनाव प्रक्रिया में बीजेपी को इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ कि जो वहां का सबसे मजबूत नेता था वो पूरे चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो टीम को आप मजबूत नहीं करेंगे। वहीं डीके शिव कुमार ने वो सारे रास्ते अपनाए जो बीजेपी वैसे अपनी टीम के मैनेजमेंट के लिए करती है। तो बीजेपी के लिए सबक जरूर है। कर्नाटक का चुनाव हारा कैसे जाता है इसका उदाहरण बीजेपी ने एक बार पेश किया। जी रमेश देखिए सत्येंद्र जी, आप भी छोटे छोटे दल हैं, आप लोग भी जो भी छत्रप होते हैं, तो क्या इनका क्या अगर कांग्रेस अगर जब संजीवनी वहां मिली है तो अब कोशिश तो हर जगह वो करेगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे फिर राजस्थान हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो,
तो क्या अगर मान लीजिए इस चुनाव में अगर ठीक है, यूपी में क्या इनका लोकसभा में कुछ असर पड़ेगा इसका, आप लोग किनको लगता है? रमेश जी देखिए, यूपी में तो कोई इसका प्रभाव मुझे दिखता नहीं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस यूपी में बैकफुट पे खड़ी है, उसको वहां पे लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके कार्यकर्ताओं को काफी स्टेमिना भर करके और मैदान में पहले से उतर जाना चाहिए था। लेकिन अब देखेंगे 2023 स्टार्ट है और एक साल के अंदर संगठन को बनाने और ढांचा को खड़ा करने में काफी टाइम लग जाता है। रह गई यूपी की जो बातें चल रही है, यूपी या बिहार और बीजेपी पहले से भी दक्षिण भारत में थोड़ी कमजोर रही है। ऐसा नहीं है कि अभी कमजोर हुई है, उसको वहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ा है कई बार, और सपोर्ट से ही वहाँ पे सरकारें बनती थी। लेकिन अगर उत्तर भारत की बात करें तो काफी बीजेपी ने आरएसएस का जो कॉम्बिनेशन है बड़ा ठीक है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी जितना काम करती है उतना ही आरएसएस के लोग भी घरों में अपना जाकर के अच्छा खासा शाखाएं लगाना, लोगों से मिलना। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे जरूर बीत रहेगी। और यूपी में जिस हिसाब से सरकार चल रही है उसका बेनिफिट भी मुझे लगता है कि 2024 में मिलेगा। लेकिन देखने लायक ये होगा कि सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के यूपी में युवा मूवमेंट करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में राजनीतिक में सबसे बड़ी जो भूमिका है युवाओं की है। युवा जिस तरह मूवमेंट करेंगे जरूर उस तरह से पलड़ा भारी होगा। लेकिन जिस तरह से और पार्टियां कोशिश कर रही हैं, अखिलेश जी हैं, या आपने निकाय चुनाव में देखा बसपा भी धीरे से उभर करके आ रही है। तो क्या ये वोटों का जो डिवाइडेशन है वो अगर बच पाएगा तो देखने लायक होगा कि 2024 में रणनीतियां कुछ अलग होंगी, सिचुएशन कुछ अलग होगा। बहुत आसान तो नहीं कह सकते बीजेपी के लिए, बीजेपी हो या कांग्रेस या कोई भी अन्य दल हो, सभी दलों को धरातल पे काम करना होगा, बड़े मजबूती से अपनी बातों को रखना होगा और जनता के दिमाग में इसके एजेंडे को सेट करना होगा। क्योंकि मुख्य भूमिका जो होता है वो जनता का होता है और जनता ही वोट करती है। तो अगर 2024 में वोटर निकलता है तो वो किन मुद्दों पे करता है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, स्थितियां आप देख ही रही हैं, रोजगार की स्थिति है कि युवा बहुत सारे बेरोजगार हैं। तो क्या केवल हिंदुत्व के मुद्दे पे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे या जाति धर्म के मुद्दे से हटकर अगर वोट किया जाएगा तो देखने लायक वो निर्णायक 2024 में काफी कुछ बदलाव की नजर आएगी यूपी में आपको। मिश्रा जी, सबसे सवाल यही है कि अभी नहीं संपर्क ऊपर लग रहा, कट गया। तो रमेश जी मैं यही कह रहा हूँ कि यूपी जो है ना अभी मतलब कि 2024 का जो एजेंडा है यूपी का वो अलग होगा। और जितने भी विशेषज्ञ हैं मैं उनसे भी बात करता हूँ कभी कभी, तो मुझे यही लगता है कि यूपी में मोदी जी का चेहरा योगी जी के चेहरा के वोट को किया जा सकता है। राम मंदिर को उन्होंने रोक रखा, राम मंदिर उसी टाइम पे आएगा, राम मंदिर का इफेक्ट हो सकता है कि मिले। लेकिन क्या हम केवल धर्म के नाम पे राजनीति कर करके वोट लेकर के सरकार बना करके वो उन जनता को बेवकूफ बना रहे हैं जिनसे हम वादे करके आते हैं, जो वोट देते हैं और वोट दे करके हमसे अपेक्षाएं करते हैं हर पार्टी से, हर नेता से कि भाई जिस नेता को हम जिता करके भेजेंगे वो हमारी समस्याओं का समाधान ढूंढ कर लाएगा और जो हमारा क्षेत्र उसको विकास देगा। तो क्या विकास होगा? यही सबसे बड़ा एजेंडा होगा 2024 यूपी का। विश्वनाथ जी, कई राज्यों में चुनाव है, जैसे एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तो कई जगह 5-5 साल का सीनियर होता है, 5 साल आपकी सरकार, 5 साल मेरी सरकार। तो क्या लगता है इस जीत का कुछ असर पड़ेगा इन राज्यों में? देखिए हर राज्य को विधानसभा चुनावों की अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। राज्यों में ये जो सरकारें हैं उनकी कमेटी काम करेगी। इस राज्य का अगर आप वर्तमान जो चुनाव जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं इसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ने जा। कर्नाटक का केस अलग है और इसके आधार पर आप अपेक्षा करें कि राज्य में कांग्रेस जीत जाएगी तो ये बड़ा मुश्किल काम। हाँ, जैसे राजस्थान की स्थिति कांग्रेस की खराब हो, राजस्थान का वैसे ही परंपरा रही है, ऑल्टरनेट होते एक सरकार बनेगी, अगले सत्र कांग्रेस को, फिर बीजेपी को, फिर कांग्रेस को।
तो वो टर्न है, तो एक वहां पर इश्यू है। दूसरा, अब एमपी पे देख लीजिए, एमपी में लगातार सरकार, शुरुआत में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, अब कांग्रेस कितना मेहनत कर पाती है और कितनी एंटी इनकम्बेंसी, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी होगी, जो कोई हो रहा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि दोनों सरकार, मतलब दोनों पार्टी कितनी मेहनत कर पाती है और कितनी सांगठनिक रूप से दोनों वो किन मुद्दों को लेते हैं। अपने राज्यों में उन इश्यूज का मैसेज भेजना बहुत काम करता है। कुछ राज्य ये इतना तय मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में तो प्रभाव कम से कम नहीं करेगा। नंबर एक, राज्य विधानसभा चुनाव में भी ये जरूर कह सकते हैं कि जो विपक्षी दल है उनका मनोबल बढ़ जाता है, निश्चित रूप से बढ़ा है। उनको ये लगने लगा है कि अगर मिलकर लड़े तो शायद लड़ाई आसान हो जाए, तो शायद उनके बीच में जो सामंजस्य की कमी नजर आ रही थी चुनाव से पहले, वो आपको बेहतर रूप में दिख सकती है। दोनों सभी विपक्षी दल जो हैं अपने अपने देशों के हिसाब से उनको जोड़ते हुए आपस में समझौता करके नजर आ सकते हैं। इस चुनाव में केवल एक ये प्रभाव मैं देखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी, आपने बताया कि चीज़ों की बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी के मुद्दे अलग होते हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा के। बाकी राज्यों में, कई राज्यों में चुनाव होना है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और राजस्थान हो गया, लेकिन जो हालात सिनेरियो कर्नाटक के उस तरह वहाँ के हालात वहाँ नहीं, यानी कह सकते हैं सीधा उसका इम्पैक्ट उस पर नहीं पड़ेगा। अब रखिए, हाँ ये बात एक है जरूर है कि विरोधी दलों को एक संजीवनी जरूर मिली है। पर खास कारण इतना ही, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और हमारी चर्चा थी उस पर सभागत और अपनी सहमति जताई।